हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। प्रीवियस मैंने आपको कराया था कोलिजन का पार्ट थर्ड, और जिसमें मैंने आपको कराया था परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और मैंने उन पर क्वेश्चंस भी आपको कराए थे और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको शानदार तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका भी सिखाया था। ठीक है, और आई होप तुमने वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, और एक चीज और, साथ के साथ जरूर नोट्स बनाते रहो। मैं हर लेक्चर में तुमसे बोल रहा हूं, साथ के साथ नोट्स बनाओ। ठीक है, दूसरा अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आपका है कोलिजन का पार्ट 4, यानी टक्कर, संघट्टा टक्कर कोलिजन को हम हिंदी में कहते हैं ना। तो पार्ट 4 और काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर है 28। अब देखो, अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है कोलिजन का, और आज आपका कोलिजन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इस टॉपिक को ध्यान से देखना, बहुत बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यवस्थान गुणांक। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं इसको? ई से। ई से दर्शाते हैं इसको, ई से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये होता क्या है, ये सब आपको मैं समझाने वाला हूं। देखो, आपको मेरी एक बात याद हो, आपको मैंने एक बात पढ़ाई थी, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के अंदर मैंने आपको एक डेरिवेशन भी कराया था। वहां मैंने आपको लिखाया था U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1, अगर आपको मेरी बात याद है तो। ठीक है, वो आपका कोलिजन का पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी, और इसको प्रूफ भी मैंने कराया था। अगर आप मेरे लगातार लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बीच में इस लेक्चर को देख रहे हैं, डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पहले आप उस लेक्चर को देखें। ये चीज देखो, यार रटने को तो रट लोगे, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी फिर इसकी। वो चीज वहां मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये क्या है, कैसे आया है। ठीक है, तो देखो U1 माइनस U2 मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी, यानी अपेक्षित वेग, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये आपको मैंने सिखाया था। अब आपको V2 माइनस V1 मैंने आपको क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये बात आपको मैंने बताई थी। यानी टक्कर के बाद आपेक्षित वेग और टक्कर से पहले आपेक्षित वेग, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब देखो यही होता है ई क्या होता है, पहले आप ई को फील करो, ई को समझो। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दूं, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ूं, h हाइट से जब मैं उसको छोड़ूं, तो टकराने के बाद सतह से ऊपर आएगी। तो वो कितना ऊपर आएगी, इस बात को बताएगा कौन? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी अगर मैं इस बॉल को ऊपर से छोड़ रहा हूं और इस सतह से टकरा रही है, तो इसने h हाइट पर आई, तो वो कितना ऊपर जाएगी, इस बात को कौन बताएगा? आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मान के चलो आपने बॉल को ऊपर से छोड़ा, नीचे रेत है, अब बॉल बिल्कुल भी नहीं उठी ऊपर, तो ये सतह पर भी तो निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सतह पर, कि आपकी बॉल कितना ऊपर आएगी। तो वो जो एनर्जी है, जो ऊपर से जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट नहीं हुई। अगर वो रेत है तो रेत के अंदर धसी की धसी रह गई, वो ऊपर उठ के नहीं आई। तो ये सतह पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक तो बात आपको पता लगी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कि आप किसी बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हो, तो ये कितना ऊपर जा रही है टकराने के बाद, तो कितना ऊपर जा रही है, इस बात को कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी बात आप समझो यहां से, अगर आपको ये रिलेशन अब पता लग गया हो, यानी U1 माइनस U2 अपॉन, या मैं इसको ऐसे लिख दूं,
ई बराबर अब क्या होता है, ई बराबर होता है v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, या आप इसको ऐसे समझ लो, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद अपेक्षित वेग और टक्कर से पहले अपेक्षित वेग, इन दोनों के अनुपात को हम ई कहते हैं, या आप इस बात को ऐसे समझ लो। तो इसको मैं क्या बता रहा हूं आपको, बार बार लिख रहा हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यानी अपेक्षित वेग ऑफ सेपरेशन, सॉरी अप्रोच, ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले। तो इन दोनों के अनुपात को हम ई कहते हैं, ठीक है। दूसरा, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, रूट स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, यानी देखो आप इस बॉल को आपने ऊपर से नीचे फेंका एच हाइट से, ठीक है, और ये कितना ऊपर गई, ये गई स्मॉल एच हाइट। तो देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यानी ये कितना ऊपर गई, एच अपॉन स्मॉल एच। इस एच को बोलेंगे, स्मॉल एच को बोलते हैं हम जंपिंग हाइट, क्या बोलते हैं इसको हम, जंपिंग हाइट, यानी उछाल, उछाल ऊंचाई, उछाल की ऊंचाई, कितना उछली, कितना उछली, टकराने के बाद सतह से कितना उछली, तो उसको हम बोलते हैं जंपिंग हाइट। और इसको बोलते हैं फॉलिंग हाइट, फॉलिंग हाइट यानी गिरने की ऊंचाई, ऊपर से कितना ऊंचाई से आप उसको गिर रहे हो, तो गिरने की ऊंचाई। इसको भी हम ई के बराबर लिखते हैं, ठीक है। या मैं यूं बोलूं कि इसको ऊपर से नीचे गिरने में जो टाइम लगा वो t1 लगा, और नीचे से ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लगा, t2, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं t2 बट्टे t1। ये तीनों बातों का मतलब आप ई को कैसे भी डिफाइन कर दो, ठीक है, बात एक ही है। तो t2 बट्टे t1 यानी ई बराबर v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2 रूट h अपॉन h, या t2 बट्टे t1, ये ई का तीनों में मतलब है, ठीक है। आप किताब के अंदर क्या देखते होंगे, किताब के अंदर आप एक फॉर्मूला देखते होंगे, ई बराबर माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। उसने क्या किया, यहां माइनस कॉमन ले लिया, v1 माइनस v2 या u1 माइनस u2, तो बात एक ही है, आप सेम चीज है, ठीक है। अब देखो, अब जो काम की बात है वो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूं, वो देखो आप क्या, इंपॉर्टेंट बात। पहला केस, ई की वैल्यू 0 कब होगी, दूसरी बात ई की वैल्यू 1 कब होगी, तीसरी बात ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, और चौथी बात ई की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी। ये सवाल डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं और आपकी किताब के अंदर दे भी रखे होते हैं ना, एयरफोर्स ने भी डायरेक्ट पूछ चुका है। अब आप समझो ई की वैल्यू 0 कब होगी, तो देखो ई का मान कितना है, रूट एच अपॉन एच, देखो ई का मान कितना है, रूट स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। अब आप बताइए 0 कब हो सकता है, ई का मान 0 कब हो सकता है, जब एच क्या हो 0, एच क्या हो 0, भाई एच का भाग इस एच में देंगे तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा 0। तो ये ई बराबर 0 कब हो सकता है, जब जंपिंग हाइट क्या हो जाए 0, यानी जब आप ऊपर से बॉल को छोड़ रहे हो तो वो बालू में फंसी की फंसी रह जाए, बिल्कुल भी ऊपर ना उछले। तो किसका केस है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कहां हो सकता है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, यानी पूर्णतः, मैं हिंदी में लिख देता हूं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो ई का मान 0 कब हो सकता है, जब हाइट 0 हो। तो इसका मतलब है कहां पॉसिबल है, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर। ये बात क्लियर। अब देखो ई का मान 1 कब हो सकता है, ई का मान 1 तभी हो सकता है जब ये h बराबर क्या हो, यानी h बराबर h हो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब जंपिंग हाइट और फॉलिंग हाइट, गिरने की ऊंचाई और उछाल की ऊंचाई दोनों कैसी हो, बराबर। ये तभी ई का मान 1 हो सकता है। और एक किस केस में बताया था मैंने आपको, ये तभी हो सकता है जब हाइट दोनों बराबर, किस केस में थी, अगर आप बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो एच हाइट से और बिल्कुल बराबर ऊंचाई पर पहुंच जाए, ये कहां पॉसिबल था, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर।
पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर जहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, इकलौता आपका कोलेजन ऐसा है जहां काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो कहां ऐसा हो सकता है? परफेक्ट इलास्टिक कोलेजन के अंदर, परफेक्ट इलास्टिक कोलेजन के अंदर, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब आप देखो E ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, इस बात को समझो आप। ये E ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? देखो, यानी E बराबर स्मॉल h अपॉन h, E ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है? अगर ये h बड़ा हो, ये क्या हो? बड़ा, इस बड़ी h से बड़ा हो, यानी ये वैल्यू बड़ी हो और ये वैल्यू कैसी हो? छोटी। यानी मेरी बात आप समझो, अगर हाइट आपने स्मॉल h रख दी 4 और ये क्या रख दिया नीचे 3, अब 3 का भाग 4 में देना, ये 1 से कैसी आएगी? बड़ी। तो E की वैल्यू कैसी आएगी? 1 से बड़ी, ग्रेटर देन 1। यानी नीचे वाली वैल्यू आप कम रखोगे और ऊपर वाली ज्यादा रखोगे, तभी तो ऐसा हो सकता है E ग्रेटर देन 1 आए। अब आप बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जंपिंग हाइट गिरने वाली हाइट से कभी ज्यादा आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? यानी क्या ऐसा हो सकता है? आप बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं बॉल को ऊपर से 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा हूं, यानी अगर मैं बॉल को ऊपर से 10 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा हूं, तो क्या ये 12 मीटर ऊपर पहुंच सकती है? जंप लगा के 12 मीटर ऊपर पहुंच सकती है? कभी नहीं हो सकता। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी खुद से जनरेट हो सकती है, ना उत्पन्न हो सकती है, ना खत्म हो सकती है। तो कभी भी उससे ऊपर, यानी जितनी हाइट आपके पास है, उससे जिस हाइट से आप गिर रहे हैं, अगर मैं 10 मीटर से गिर रहा हूं, तो ये कभी भी इस हाइट से ऊपर नहीं जा सकती, वो एनर्जी ज्यादा खुद से जनरेट नहीं कर सकती। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल मतलब असंभव है। तो E की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी, E की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। अब देखो E लेस देन 1, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप समझो, ये कब हो सकता है? जब इसकी वैल्यू h की वैल्यू कैसी हो? ज्यादा, यानी अब h की वैल्यू कैसी हो? ज्यादा, ये वाला केस हो। यानी स्मॉल h मान लो आप मान लो इसको 3, उल्टा कर दो इसका और नीचे लिख दो आप 4। तो बड़ी h क्या मान ली मैंने? 4, और स्मॉल h मैंने क्या मान ली? 3। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, 4 का भाग 3 में देना, तो कितना आ जाएगा? 0.75। तो 1 से वैल्यू कैसी आ गई है? छोटी। तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप 10 मीटर से गिर रहे हो तो जंप लेके वो 8 या 7 मीटर आए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन किस केस में ऐसा पॉसिबल है? किस केस में ऐसा पॉसिबल है? इन इलास्टिक कोलेजन, इन इलास्टिक कोलेजन। किस केस में पॉसिबल है? इन इलास्टिक कोलेजन, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ये केस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक बात आप समझ लो मेरी, यानी E का मान हमेशा, E का मान सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? मैक्सिमम E का मान 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो E का मान सबसे ज्यादा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और कम 0, यानी सबसे कम कितना हो सकता है? E का मान सबसे कम 0 के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। यानी E का मान सबसे ज्यादा 1 के बराबर होगा और कम 0 के बराबर होगा। मतलब E लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ये यानी E का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकली सही है, प्रैक्टिकली सही है। मैक्सिमम E का मान 1 होगा और सबसे कम 0 होगा, लेकिन 0 इज, ये आपका E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E और लेस देन इक्वल टू 1, ये ऐसा आइडियली माना जाता है। यानी प्रैक्टिकली ये वाला रिलेशन सही नहीं है, ये आइडियली माना जाता है। जो प्रैक्टिकली सही है वो ऊपर वाला रिलेशन सही है, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। इस पर जो सवाल बनता है, ये चारों सवाल आपके पास है यहाँ, ठीक है। और कई बार ये चीज आपको किताबों में देखने को बहुत कम मिलेगी, लेकिन इसका सवाल दे रखा है लूसेंट की बुक में,
ठीक है, अब आप इसको बहुत अच्छे से नोट करो, फिर आपको मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं इस पर, बहुत जबरदस्त। और तुम लोगों ने वो क्वेश्चन, अगर आप लूसेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपने वो क्वेश्चन, हो सकता है बहुतों ने किया हो, लेकिन ना के बराबर बच्चों ने किया होगा वो सवाल, उसको सब छोड़ के भागते हैं, दूर भागते हैं, वो इसी टॉपिक का सवाल है। उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप इसको बहुत अच्छे से नोट करो। देखो सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, ये लूसेंट का सवाल है, फ्रॉम अ हाइट h, फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H, ठीक है, यानी किसी बॉडी को, किसी वस्तु को h हाइट से गिर रही है, ठीक है। देन कम्स टू द ब्रेक आफ्टर endless collision, if the coefficient of restitution is E, restitution is E, then the distance traveled by the body is, यानी आप किसी वस्तु को, समझना मेरी बात, किसी वस्तु को कैपिटल H हाइट से गिर रहे हैं तो एक टाइम बाद वो रुक जाती है ना, और उस वस्तु का प्रत्यावस्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E दे रखा है, तो उसने कितनी दूरी चली है वो आपको बताना है। यानी इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका पहला ऑप्शन है h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन है h 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 2h 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर। ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। एक बार सवाल को देखो आप पहले, है ना, कमेंट करके बताना आप लोग, आप में से ये क्वेश्चन किस किस के सामने आया है और आप इसको छोड़ के भागे हो। कभी भी किसी क्वेश्चन को मैं छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी कहीं से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पूछें किसी से, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जितना क्वेश्चन से आप भागोगे आपके पास उतना ही वो क्वेश्चन आएगा। आप भागे, आपके सामने फिर आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया जिससे आप भाग रहे थे, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास बॉडी है और इसको मैं h हाइट से नीचे गिरा रहा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है देन कम्स टू द ब्रेक आफ्टर एंडलेस कोलिजन, एंडलेस यानी इनफाइनाइट टाइम तक, एंडलेस कोलिजन, ये यानी आई टकरा के फिर ऊपर गई, यानी कितनी हाइट पर, h हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर नीचे से आके फिर आई h हाइट पर, फिर यानी h1 h2 बोल दो, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ये बॉडी नीचे आई। इस तरीके से एंडलेस टाइम ये चल रही है कंडीशन, ये चल रही है और एंड में जाके ये आके रुक गई। इनफाइनाइट टाइम, एंडलेस टाइम, इनफाइनाइट टाइम बाद ये कोलिजन हो रहा है और रुक जाती है बहुत टाइम बाद। तो अब ये बता रहा है कि इनफाइनाइट टाइम कोलिजन करने पर इस बॉल ने कितनी दूरी चली। आप दूरी कैसे निकालोगे भाई, बॉल ऊपर से छोड़ी,
फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। इन सबको जोड़ना होगा, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा इस सवाल को सॉल्व करने की, है ना। तो देखो समझो पहले आपको मैंने ई का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो एच बराबर आ गया कैपिटल एच, स्मॉल एच आपका कितना निकल के आ गया, ई स्क्वायर इंटू एच। यानी जो आपने एच हैट ऊपर से नीचे आई है, ये कितनी निकल के आ गई आपकी, ई स्क्वायर इंटू एच। तो एस आप निकाल रहे हो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितना चली, तो पहले एच कैपिटल एच प्लस ये नीचे से ऊपर गई तो कितना एच हैट गई, और एच हैट कितना निकल के आ गई, ई स्क्वायर इंटू एच। फिर ऊपर से नीचे आई तो कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, ठीक है, ठीक है, यानी ई स्क्वायर एच इंटू 2 का प्लस। अब ये फिर ऊपर गई, अब इसको कैसे निकालोगे आप, मेरी बात ध्यान से सुनना, टेक्निक क्या है। पहले आप एच दूरी चली, फिर ई स्क्वायर एच चली, तो आप एच के साथ क्या देख रहे हो, किसका मल्टीप्लाई हो गया, ई स्क्वायर का। तो कितना दूरी चली है, ये ई स्क्वायर एच। आगे ये कितना दूरी चलेगी नीचे से ऊपर तक, आपको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, इस एच के साथ ई स्क्वायर का। तो यानी ई स्क्वायर एच इंटू ई स्क्वायर, फिर ऊपर से नीचे आई कितने का मल्टीप्लाई, 2। मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्लस अब आपके पास इतनी डिस्टेंस, इतनी हाइट चलाई नीचे से ऊपर, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, ई स्क्वायर का। तो ये आ गया ई का पावर 4 इंटू एच इंटू ई स्क्वायर। अभी ऊपर से नीचे आई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस, फिर आपको इतनी हाइट चली, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो, ई स्क्वायर का। तो आपकी वो हाइट निकल के आ जाएगी, आ जाएगा ई की पावर 6 इंटू एच इंटू ई स्क्वायर इंटू 2। सेम कंडीशन, फिर नीचे से ऊपर गई, फिर आपकी इतनी, ये आपकी हाइट आ गई ई की पावर 8 एच इंटू ई स्क्वायर इंटू 2। और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स ये चल रही है, इनफाइनाइट टाइम्स कोलिजन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करो, ये एच बराबर एच प्लस, आप देखो ई स्क्वायर एच और ये 2 पूरे में कॉमन है, तो आप यहां से 2 ई स्क्वायर कैपिटल एच कॉमन लो। अंदर क्या बचा, पहले में 1 प्लस, देखो 2 स्क्वायर एच बचा क्या इसमें, ई स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर एच चला गया और ये 2 चला गया, बचा क्या, ई की पावर 4। ऐसे यहां क्या बचा, ये 2 स्क्वायर एच चला गया कॉमन में, बचा ई की पावर 6, ई की पावर 8। इस तरीके से कहां तक गया, ये इनफाइनाइट टाइम्स। मेरी बात तो मैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप देखो ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, ये किसकी बन गई, जीपी की, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप मैथ सीखोगे थोड़ी देर में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई जीपी। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां जो कॉमन रेशियो है आर, वो कितना आ रहा है, ई स्क्वायर। जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ई स्क्वायर। अब आप मेरी बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि यही है टर्निंग पॉइंट आपको सवाल करने का। अब बॉल एच हाइट से आपने ड्रॉप की, तो स्मॉल एच हाइट ऊपर गई, तो ये कौन सा कोलिजन हुआ करता था, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि ये हाइट ज्यादा हुआ करती थी और ये कम। तो ये आपका कैसा कोलिजन है, पहले तो ये समझो आप, इन इलास्टिक कोलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या था, ई की वैल्यू 1 से छोटी हुआ करती थी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ई की वैल्यू 1 से छोटी है। अब आप सोचो ई की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी 1 से छोटी मान लो 0.1 मान लेते हैं आप, 1 से छोटी 0.1, तो ई स्क्वायर की वैल्यू भी तो 1 से छोटी आएगी, यानी आप इसका स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा 0.01। तो ये वैल्यू भी कैसी आ गई, 1 से छोटी। इसका मतलब ई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, तो आर भी कैसा होगा, लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर की वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 1। भाई ई स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आर इसके बराबर है, तो आर की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 से कम। और ये सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। और क्या निकाल रहे हैं हम, सम, डिस्टेंस निकाल रहे हैं टोटल, ये सॉरी ये तो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। ये क्या निकाल रहे हैं हम, सम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सम। तो जब r 1 से छोटा होता था,
तो तब जीपी में सीरीज क्या होती थी सम के लिए, a/1 - r, आपने मैथ के अंदर पढ़ी होगी, a/1 - r। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, a/1 - r। अब आप देखो a आपके पास क्या है, पहली यानी 1, तो देखो a क्या आ गया आपके पास 1/1 माइनस r कितना है e²। तो ये जो पूरी सीरीज सॉल्व करके आई इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1/1 माइनस e²। तो अब यहां लिख लो इसको, तो s बराबर h प्लस 2e² h इंटू 1/1 माइनस e²। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। यही आपका पॉइंट था जहां आप मिस करते थे, चीजें आपसे नहीं हो पा रही थी, क्वेश्चन आप हिट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब आप देखो एक काम करो, इसमें से आप h कॉमन ले लो, ठीक है, और h कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 2e²/1 माइनस e²। ठीक है, ये आएगा h और 1 माइनस e² प्लस 2e²/1 माइनस e², और इसको सॉल्व कर लो, ये बचा आपके पास h 1, 2e² में से e² गया तो 1 प्लस e²/1 माइनस e²। आपके पास ये टोटल डिस्टेंस निकल के आ गई, यानी उसने कुल कितनी दूरी चली होगी बॉल ने इनफाइनाइट टाइम्स तक, h ब्रैकेट 1 प्लस e²/1 माइनस e²। तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आपको इसका आंसर याद रखना होगा कि अगर कोई बॉडी h हाइट से ड्रॉप की जाए और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक कोलिजन कर रही है तो टोटल दूरी उसकी हमेशा कितनी होगी, h 1 प्लस e²/1 माइनस e²। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए, या तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो ज्यादा ही अच्छे लेवल पर तब होगा, अदरवाइज मैं आपसे बोलूंगा इसका आप आंसर याद रखेंगे इस क्वेश्चन को समझ के तो आपके लिए ज्यादा सही है। ठीक है, तो आपका कोलिजन आज होता है फिनिश। ठीक है, और इसके बाद जो आपको मैं कराऊंगा वो आपका होगा रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति, और फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आपकी सुबह 9 बजे डेली एक वीडियो आती है। ठीक है, तो आप वीडियो देखें और प्लीज साथ के साथ नोट्स जरूर बनाते चलें। अगर आप साथ के साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार आपसे ये बात बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, आप रेगुलर वीडियोस देखिए, रेगुलर नोट्स बनाइए, चाहे वो क्वेश्चंस के हो चाहे वो थ्योरी के हो। आपका सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो एनडीए का, नेवी का, एयरफोर्स का, कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का, फिजिक्स में से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप पढ़ो तो सही। ठीक है, और वीडियो को आप ज्यादातर शेयर करो और आई होप कर भी रहे होंगे। ठीक है, और प्लीज वीडियो में कमेंट करें, आप डाउट पूछें अपने आप कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन